नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो सेल के बारे में बात करेंगे, यानी कोशिका के बारे में। जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है ये, और आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो आप रीट एग्जाम्स से लेकर के पुलिस के एग्जाम तक सब में आएगा, पटवार में और अन्य दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं चाहे एसएससी हो, सभी एग्जाम्स में आता ही है ये टॉपिक कोशिका। और ये कोशिका थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हालांकि शॉर्ट करना चाहे तो बहुत शॉर्ट में भी निपटाया जा सकता है इसको, लेकिन हम शॉर्ट में नहीं करेंगे काम। हम आपको अनुभव करवाएंगे घर बैठे, फुल डिटेल विस्तृत क्लास का। तो चलिए बात करते हैं हम कोशिका के बारे में। देखिए, असल में आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन हमें कंसेप्ट्स समझ में आने चाहिए, और यदि हमें घर बैठे कोई चीज मिल रही है तो उसका फायदा उठाना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। कोशिका के बारे में बात करते हैं। सेल, देखिए कोशिका जो होती है वो आधारभूत इकाई है किसी भी जीव की। ये आपने खूब अच्छे से सुना है, आधारभूत इकाई। आधारभूत का मतलब इसके ऊपर कोशिकाएं जमती जाएं और एक पूरी बिल्डिंग बन जाए, यानी एक ईंट से जैसे बिल्डिंग बन जाती है ना, वैसे ही कोशिका से पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ये आधारभूत इकाई है। और ध्यान रखना, कोशिका जो होती है, इस कोशिका से बनते हैं ऊतक, यानी कोशिका बहुत सारी इकट्ठी होंगी, ऊतक बनेंगे। और जब ऊतक बहुत सारे होंगे तो ऊतक निर्माण करेंगे अंग का, और अंग निर्माण करते हैं तंत्र का, और तंत्र से फिर बनता है शरीर। तो बताइए किससे निर्मित हुआ? कोशिका से पूरा शरीर निर्मित हो गया है। देखिए, अब हालांकि शरीर से आगे भी प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा ही। वैसे जैसे शरीर से जनसंख्या बनेगी, अब आप कहीं जनसंख्या कैसे बनी? अरे शरीर यानी एक आदमी बन गया पूरा, बहुत सारे आदमी इकट्ठे होकर जनसंख्या बनाएंगे। अभी परिस्थिति की बात कर रहा हूं मैं, जनसंख्या। अब जनसंख्या इकट्ठी हो जाएगी, समुदाय बनेगा, समष्टि बनेगी, समुदाय। बहुत सारा समुदाय इकट्ठा होकर के बनाएगा बायोम, और बायोम से बनता है जैव मंडल। तो जैव मंडल बन जाएगा, और ये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो गया पूरे का। यानी जीव ही तो निर्माण करेगा, और फिर जैव मंडल से आगे चलेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें, ग्रह, सौर मंडल, आकाश गंगा, ब्रह्मांड का निर्माण हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के एक कोशिका से ही बहुत सारे आगे जाकर के पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो आधारभूत इकाई है। इसकी खोज किसने की? देखिए, खोज इसके खोज करता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, और इन्होंने कॉर्क के टुकड़े में इसको देखा था। कॉर्क मृत होता है, और इसलिए मृत कोशिका को देखना किसके हिस्से गया? रॉबर्ट हुक के। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा, तो फिर जीवित कोशिका को किसने देखा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना होती है। ये अब पुराने हो गए जमाने की बात, तो ज्यादा ध्यान रखना नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए जीवित कोशिका को किसने देखा? एक व्यक्ति थे, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। और ये एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक एनिमल्स, दांत के नीचे एनिमल्स की खुरचन लेकर के और उसको अध्ययन कर रहे थे। उसमें एक जीवाणु देखा इन्होंने, और ये जीवाणु एक कोशिका ही थी। तो सबसे पहले जीवाणु कोशिका को, जीवित कोशिका को देखने वाले व्यक्ति ल्यूवेनहोक थे, और जीवाणु के खोजकर्ता भी कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ही है। ये जीवाणु के बारे में ज्यादा अध्ययन करना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं जाकर के चैनल पर। तो इस तरह से ये कोशिका की खोज तो हो गई। अब हमें कोशिका के बारे में छोटी सी जानकारी लेनी थी, लेकिन इसके आगे की जो
प्रोसेस है वो काफी लंबी है। कोशिका से क्या क्या बने हैं, कोशिका के अंदर क्या, ये सारी चीजें हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, दो व्यक्ति थे, स्लाइडेन और स्वान। ये दो व्यक्ति जर्मनी के व्यक्ति थे और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो। ये अध्ययन कर रहे थे पौधों का, तो पौधों के लिए कोशिका सिद्धांत देने वाले व्यक्ति स्लाइडेन थे और इन्होंने अध्ययन किया था जंतुओं का, तो जंतुओं के लिए कोशिका सिद्धांत देने वाले व्यक्ति स्वान थे। अब पौधों और जंतुओं को दोनों को मिला करके जो एक समेकित अध्ययन हुआ वो कंप्लीट जीव जगत के लिए कोशिका सिद्धांत बना। यानी दोनों को मिला करके एक कोशिका सिद्धांत बना और ये कहा गया प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है, कोशिका आधारभूत इकाई है। और इसके बाद में देखिए दो व्यक्ति आए, रुडोल्फ विर्चो और नागेली। इन्होंने, ध्यान रखना इसके लिए आपसे पूछा जा सकता है इस कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, तो इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को क्या किया, आगे बढ़ाया था। आगे बढ़ाया इन्होंने कोशिका सिद्धांत को। देखिए, कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है या फिर कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो ध्यान रखना, वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर एक कोशिका जैसे पूरे गुण नहीं होते हैं, पूरी कोशिका भी नहीं होती है ये। यानी इसके अंदर ना तो कोशिका जैसे पूरे गुण होते हैं, ना ही इसमें न्यूक्लिक जो एसिड होता है, डीएनए आरएनए दोनों नहीं होते हैं उसमें। डीएनए आरएनए भी दोनों नहीं होते, एक ही होगा, कोई सा भी मिलेगा, आरएनए मिल सकता है या डीएनए मिल सकता है। तो ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये स्लाइडेन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोशिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है, नई कोशिकाएं कहाँ से बन रही है। तो ये महोदय रुडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है इसका निर्माण, और इसे कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कहते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो को जाता है इसका श्रेय पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में बताने का। अब देखिए, बहुत सारी बातें धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तब आती जाएंगी। जीव द्रव्य को किसने खोजा, हक्सले ने, ईआर किसने खोजा, पैलेडी ने, ये सारी बात हम स्टेप वाइज आगे करते रहेंगे। अब देखिए, कोशिका को थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं कि कोशिका असल में कैसे बनी है, क्या क्या होते हैं उसमें। देखिए, एक यूकैरियोटिक कोशिका लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब है जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसपे सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु कोशिका का अध्ययन कर सकते हो। जीवाणु कोशिका का अध्ययन हम जीवाणु वाले उस वीडियो में कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका देखिए, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसकी। यूकैरियोटिक कोशिका बनी होगी, देखिए कैसे कैसे बनी होगी। उसके पार्ट होंगे, कोशिका भित्ति होगी, रसधानी होगी, और इसके अलावा जीव द्रव्य तंतु, जीव द्रव्यक
द्रव्यक बोल सकते हैं इसको, जीव द्रव्यक होगा, जीव द्रव्यक। इस तरह से 3 पार्टों से मिलकर बनी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ये कोशिका भित्ति ध्यान रखना सिर्फ पादपों में ही होगी, जंतुओं में ये कोशिका भित्ति नहीं होगी, जीवाणुओं में जरूर मिलती है कोशिका भित्ति, तो पादपों में कोशिका भित्ति होती है। अब ये कोशिका भित्ति बनी होती है, देखिए मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका से, मध्य पटलिका से बनी होगी। इसमें प्राथमिक भित्ति परतें होंगी और इसमें द्वितीयक भित्ति परतें भी होंगी, द्वितीयक भित्ति परतें भी होंगी। इसमें रसधानी रिक्तिकाएं होंगी, टोनोप्लास्ट होगा, टोनोप्लास्ट, ये ध्यान रखना, ये जीवित पदार्थ है। कोशिका भित्ति अजैविक है, अजैव है, ये मृत होती है। जीव द्रव्यक में देखो क्या क्या आते हैं, जीव द्रव्यक में अब अंदर के पार्ट आएंगे, कोशिका झिल्ली आएगी और फिर कोशिका झिल्ली के अंदर जो कुछ भरा है वो है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, ये 2 चीजें आएंगी। देखना कोशिका झिल्ली में आप जानते हो, कोशिका झिल्ली की बनावट वगैरह हम जानेंगे आज ही इसी वीडियो में जान लेंगे। और ये जीव द्रव्य जो होता है, इस जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य अंदर भरा होता है, आप जानते हो, ये सम्मिलित किया जाता है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म सम्मिलित किया जाता है और इसके अलावा केंद्रक सम्मिलित होता है इसमें। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। देखना कोशिका द्रव्य में क्या क्या हो सकते हैं, ये चीजें भी तो ध्यान रखनी है हमें। कोशिका द्रव्य में क्या क्या होगा, देखो कोशिका द्रव्य में क्या क्या हो सकता है। कोशिका द्रव्य में सबसे पहले तो कोशिकांग हो सकते हैं, कोशिकांग होंगे, जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे कोशिकांग होंगे। ओके, और इसमें कुछ संचित पदार्थ या फिर पदार्थ हो सकते हैं, अन्य पदार्थ हो सकते हैं। देखो कोशिकांगों में क्या क्या होते हैं, चार्ट बन गया आपका पूरा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके बाद में, फिर एग्जैक्टली ध्यान रहेगा आपको। कोशिकांगों में देखो दोहरी परत वाले कोशिकांग होंगे, दोहरी झिल्ली, जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली लगी होती है। इसमें आते हैं हरित लवक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं इसमें। एक होंगे एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल झिल्ली वाले कोशिकांगों में सम्मिलित होते हैं लाइसोसोम, गोल्जी कॉय, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सम्मिलित किए जाते हैं इसमें। और एकल झिल्ली के अलावा बिना झिल्ली वाले हो सकते हैं, और बिना झिल्ली वालों में आते हैं राइबोसोम, राइबोसोम बिना झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। देखना इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार हम एकल झिल्ली वाली कोशिकांग जो ये गोल्जी कॉय और अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको हम बोल रहे हैं, ये एकल झिल्ली में अब शामिल किए जाते हैं। पहले इनको दोहरी झिल्ली वाला ही माना जाता था, लेकिन एक वैज्ञानिक आए थे रॉबिन्सन, इन्होंने ये सिद्ध किया कि ये एकल झिल्ली वाले हैं। तो गोल्जी कॉय और अंतःप्रद्रवी जालिका एकल झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों दोहरी झिल्ली वाले हैं, और ध्यान रखना इन दोनों के अंदर डीएनए पाया जाता है खुद का, स्पेशल बात है, दोहरी झिल्ली वाले भी और डीएनए भी मिलेगा खुद का। बिना झिल्ली वाले राइबोसोम। अन्य पदार्थों में क्या हो सकते हैं, अन्य पदार्थों में जैसे संचित पदार्थ हो सकते हैं, संचित, और संचित पदार्थों में जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन यानी खाद्य पदार्थ, ये हो सकते हैं। इसी तरह से हो सकते हैं इसमें स्रावित पदार्थ, स्रावित पदार्थ में एंजाइम्स आ सकते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये स्रावित होते हैं। और इसी तरह से उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं, उत्सर्जित पदार्थ, और उत्सर्जित पदार्थों में आ सकते हैं गोंद, यानी बेकार, जो पौधों के लिए कोई पदार्थ बेकार है वो गोंद हो सकता है, एल्कलॉइड्स,
एल्कलाइड और क्षीरस्राव क्षीर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेटेक्स जिसे बोलते हैं, ये सारी चीजें अन्य पदार्थों में आ सकती हैं। और केंद्रक, केंद्रक के अंदर आप जानते हो गुणसूत्र होगा, केंद्रक, झिल्ली, गुणसूत्र और केंद्रिका तीनों आएंगे। केंद्रिका और केंद्रक, झिल्ली और गुणसूत्र, ये सम्मिलित किए जाएंगे इनमें। तो ये एक पूरा चार्ट हमारा तैयार हो गया है। देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, यूकैरियोटिक कोशिका है, कोशिका के 3 पार्ट हो सकते हैं इस तरह से। देखिए ये कोशिका भित्ति है, फिर अंदर कोशिका झिल्ली होगी और रसधानी एक पौधों के भीतर ही मिलती है सामान्य रूप से। कोशिका भित्ति अभी हम बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति की। तो मध्य पटलिका प्राथमिक और द्वितीय भित्ति में होगी। रसधानी, क्लोरोप्लास्ट, जीवद्रव्य, इस तरह से कोशिका झिल्ली और जीवद्रव्य में बटा होगा। और कोशिका, ये जीवद्रव्य जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक में बटा होगा। ये हम सारी चर्चा आगे करते जाएंगे। एक फ्लो चार्ट है, इसे देख सकते हैं आप। इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से आगे करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं हम कोशिका भित्ति के बारे में। प्रोकैरियोट कोशिका की चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं जीवाणुओं में, तो वो देख लेना। अब उसकी चर्चा करेंगे तो फिर और बड़ा हो जाएगा वीडियो, देख ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि इतना लगता नहीं है कि इतनी स्टेमिना आपके अंदर है किसी चीज को देखने की। शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट कोई रास्ता नहीं है सफलता का। अब बात करेंगे हम सेल वॉल की, यानी कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति, सेल वॉल की बात करते हैं। देखिए कोशिका भित्ति पादपों का एक विशेष गुण है। पादपों के के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर कोशिका भित्ति मिलेगी। तो देखिए पौधों में जो मिलती है कोशिका भित्ति, पौधों में बनी होती है ये सेल्यूलोज की। पौधों में सेल्यूलोज की बनी होती है। जो जीवाणु होते हैं उनमें भी होती है कोशिका भित्ति। और जीवाणुओं में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ध्यान रखना, म्यूमेरिक अम्ल, म्यूमेरिक अम्ल आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन पढ़नी ही पड़ेगी। यदि सफल होना है तो आप रीट का एग्जाम दे रहे होंगे, बहुत सारे एग्जाम देंगे, लेकिन आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चीजें याद रखनी ही पड़ेगी, समझना ही पड़ेगा। आप किसी वीडियो को स्किप करने से आपका काम चलने वाला नहीं है। और आपको विस्तृत बता रहे हैं, शॉर्टकट बताते तो बहुत मजा भी आता, लेकिन आपके काम नहीं आती। म्यूमेरिक अम्ल और पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है जीवाणु झिल्ली। इसी तरह कवकों में देखिए, कवक में जो झिल्ली कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कवक में किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? तो कोशिका भित्ति इस तरह से बनी होती है। अब इसके गठन की बात करते हैं, गठन कैसा होता है। गठन में अभी हमने बात की मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति, ये होती है इसके गठन में। देखिए ध्यान रखना, पहली चीज कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका विभाजन होगा और कोशिका विभाजन में 2 कोशिकाएं बनेगी। देखना बहुत आसान सी बात होगी समझने की, 2 कोशिकाएं बनेगी। अब ये 2 कोशिकाएं, ये तो है नहीं कि अलग अलग कहीं पे दूर दूर रहेंगी, ऐसा तो होगा नहीं। अब इनके पास पास तो रहेंगी, लेकिन पास पास में क्या बनेगा देखो। सबसे पहले एक परत बनती है बीच में, सबसे पहली परत बनेगी ये, इसे कहते हैं मध्य पटलिका, मध्य पटलिका कहते हैं इसे। सबसे पहले बनने वाली परत है, दोनों कोशिकाओं के बीच में बनेगी, ध्यान रखना। यानी कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है। आप देखिए, अब इसके पास से ये बनी, ये वाली परत होगी प्राथमिक भित्ति परत बनी। और ये लो, ऐसे समझ लो इसको, ऐसे बन गई। अब कौन सी बनेगी देखो, अब इसके पास से द्वितीयक भित्ति परत बनेगी, ऐसे ये बनी द्वितीयक भित्ति परत यहां से। तो ये कौन सी बन गई अब, ये वाली द्वितीयक भित्ति परत है ये।
द्वितीयक भित्ति परत बन गई। और अब लास्ट में कोशिका के बिल्कुल नजदीक जो परत बनेगी, कोशिका के बिल्कुल नजदीक ये परत बन गई है। अब ये कौन सी परत बन गई है बताइए? ये बन गई है तृतीयक भित्ति परत। तृतीयक भित्ति परत। देखो अब कंप्लीट हो गया, ये कोशिका बन गई है इस तरह से, इस तरह से बन गई है। कोशिका विभाजन के बाद में दो कोशिकाएं नजदीक आई और सबसे पहले मध्य पटलिका बनी, उसके बाद इसकी मध्य पटलिका के पास में प्राथमिक भित्ति, फिर द्वितीयक भित्ति, फिर तृतीयक भित्ति। कोशिका के सबसे नजदीक कौन सी भित्ति होती है? तृतीयक भित्ति। और सबसे दूर कौन सी भित्ति होती है? मध्य पटलिका होती है, ध्यान रखना। अब ये कोशिका के चारों तरफ ये मध्य पटलिका बनेगी, बाहर ही बाहर मध्य पटलिका होगी, ध्यान रखना, और अंदर ही अंदर तृतीयक भित्ति परत होगी। अब इसके बारे में देखना क्या क्या गुण है इसके, इसको जानना। देखो ये जो मध्य पटलिका होती है, मध्य पटलिका, सबसे पहले तो मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है मध्य पटलिका। जब फल पकते हैं तो जो फल जो होते हैं जब पक जाते हैं तो पकने के बाद में ये मध्य पटलिका गल जाती है। मध्य पटलिका जो होती है वो गल जाती है और गलने के बाद फल जो होते हैं वो कोमल हो जाते हैं। इसीलिए पके हुए फल क्या होते हैं? कोमल होते हैं। ये गल गई है। और देखना इसका निर्माण कैसे हो रहा है। ये जो छोटे छोटे तंतु हैं इन्हें कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं इन्हें। ये यहाँ से बनना शुरू होते हैं और धीरे 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 यानी अपकेंद्री रूप से बनते हैं। ये केंद्र में बनेंगे और फिर केंद्र से बाहर की तरफ बनते हुए जाएंगे और ये मध्य पटलिका का निर्माण कर देंगे। तो ध्यान रखना जो फ्रेगमोप्लास्ट हैं, फ्रेगमोप्लास्ट द्वारा अपकेंद्री निर्माण से मध्य पटलिका का निर्माण होता है। मध्य पटलिका का निर्माण होता है। बन गई मध्य पटलिका। कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट की बनी है, पके हुए फलों में कोमल हो जाती, गल जाती है, कोमल हो जाते हैं फल। फ्रेगमोप्लास्ट द्वारा अपकेंद्री रूप से बनने पर बनती है ये यदि फ्रेगमोप्लास्ट यहाँ से बनना शुरू होंगे फिर यहाँ बनते हुए जाएंगे ऐसे से केंद्र से दूर और ये मध्य पटलिका का निर्माण हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति परत। प्राथमिक भित्ति परत देखना, प्राथमिक भित्ति जो परत होगी वो हेमीसेल्यूलोज व हेमीसेल्यूलोज की बनी होगी। सेल्यूलोज व हेमीसेल्यूलोज की ये परत बनी होगी प्राथमिक भित्ति परत। इसके बाद आती है द्वितीयक भित्ति परत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीयक भित्ति परत। अब जो प्राथमिक भित्ति परत के बाद बनेगी ये कोशिका की तरफ बनेगी ये, और ये भी बनी तो होती है हेमीसेल्यूलोज की, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जगह जगह स्थूलन आ जाएंगे, यानी जगह जगह एक तरह से रुकावटें होंगी और इस पर कुछ पदार्थों का जमाव हो जाता है, जैसे लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन, क्यूटिन। इनका जमाव हो जाने के कारण इसमें जगह जगह स्थूलन मिलेंगे। इन सब के स्थूलन मिलते हैं इस द्वितीयक भित्ति परत में। और द्वितीयक भित्ति परत ध्यान रखना त्रिस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है द्वितीयक भित्ति परत।
और तृतीयक भित्ति परत सब पौधों में नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अनावृत बीजियों की वाहिनियों में होगी ये। मात्र किसमें होगी ये? तृतीयक भित्ति परत मात्र अवर्त बीजियों के जो वाहिनियां होती हैं उनमें होगी ये। वाहिनियां किसमें होंगी आप जानते हैं, जाइलम में होंगी। तो ये वाहिनियों में ये होगी, और ये जो बनी होगी वो बनी होगी जाइलीन की बनी होगी ये तृतीयक भित्ति परत। तो इस प्रकार से इसका गठन हो जाता है कोशिका भित्ति का। अब देखिए बात करते हैं हम कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर दो तरह के पदार्थ होते हैं, यानी कोशिका भित्ति के जो भाग हैं वो देखो, एक तो होता है फाइब्रिल या रेशक, और दूसरा होता है मैट्रिक्स जो कि प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति के बीच भरा होता है। रेशक क्या होता है देखो ध्यान देना, रेशक कोशिका भित्ति पर कैसे बनेंगे? सेल्यूलोज के द्वारा ही बनते हैं। ये सेल्यूलोज के द्वारा बने हुए होते हैं, यानी कोशिका भित्ति एक तरह से सेल्यूलोज से निर्मित हो रही है, तो ये रेशक भी उस पर कोशिका भित्ति पर ही होंगे। कैसे बनेंगे देखना, सेलुलोज, ये जो सेलुलोज होता है इस सेलुलोज से क्या बनते हैं? माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल बनेंगे, और माइक्रोफाइब्रिल से फाइब्रिल बनता है यानी रेशक बनता है। कैसे बनता है ये देखो, सबसे पहले तो सेल्यूलोज कैसे बना? ग्लूकोज से। देखना ग्लूकोज के 3000 अणुओं से तो सेल्यूलोज का निर्माण हुआ। ग्लूकोज के कितने अणु काम आएंगे? 3000 अणुओं से सेल्यूलोज का निर्माण होगा। अब सेल्यूलोज से माइक्रोफाइब्रिल बनेंगे 20 सेल्यूलोज के अणु माइक्रोफाइब्रिल बना देंगे, और माइक्रोफाइब्रिल से 250 माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे फाइब्रिल, यानी रेशक का निर्माण हो जाएगा। तो रेशक होते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है देखो, मैट्रिक्स ध्यान रखना, प्राथमिक वॉल लेयर, प्राथमिक भित्ति, और सेकेंडरी वॉल लेयर, द्वितीयक कोशिका भित्ति जो होती है, भित्ति लेयर होती है, उनके बीच में भरा हुआ द्रव है जो कि रेजिन, मोम, गोंद आदि से बना होता है ये मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स कहाँ भरा होता है? प्राथमिक भित्ति और सेकेंडरी भित्ति लेयर के परतों के बीच में भरा होता है ये मैट्रिक्स। चलिए अब देखते हैं अब हम बात करते हैं इसमें स्थूलन कौन से होते हैं। देखो प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति परत के बीच में जो स्थूलन होते हैं उनकी बात हम करेंगे। स्थूलन कैसे होते हैं? स्थूलन का मतलब होता है बहुत सारे पदार्थों का जमाव, यानी पदार्थ जमते हैं प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति परत के बीच में। देखना जब प्राथमिक भित्ति परत के बाद में द्वितीयक भित्ति परत बनती है तो दोनों परतों के बीच में स्थूलन हो जाएगा। यानी स्थूलन तो द्वितीयक भित्ति परत पे आएगा। तो द्वितीयक भित्ति परतों पे दो तरह के स्थूलन होते हैं, गर्त बनते हैं। एक तो होते हैं सरल गर्त और एक होते हैं परिवेशित गर्त। देखना कोशिका भित्ति द्वितीयक लेयर जो होती है उसमें कई जगह गोल गोल रूप से लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन या अन्य पदार्थों का जमाव हो जाता है। इस तरह से द्वितीयक भित्ति परत में इस तरह से यदि जमाव होता है किन्हीं पदार्थों का तो ये वलयाकार हो गया। वलयाकार में हुआ है वलयाकार। ध्यान रखना ये जो गर्त बने हैं ये गर्त हैं सरल गर्त। सरल गर्त असल में ये भी सरल गर्त है। इस तरह से यदि
सर्पिलाकार बन जाता है। तो ये भी सरल गर्त है, ये सर्पिलाकार है, लेकिन सर्पिलाकार है। और ये सरल गर्त हैं दोनों ही प्रोटोजाइलम में होंगे, दोनों ही प्रोटोजाइलम में होंगे। और ये किस में पाए जाएंगे देखना, चालनी नलिकाओं, चालनी नलिका में मिलेंगे, सह कोशिका में मिलेंगे, या फिर मृदुतक कोशिका में मिलेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सरल गर्त जो होते हैं वो निम्न में से किसमें नहीं मिलते हैं। 3 ऑप्शन तो ये देगा, और चौथा ऑप्शन दे सकता है आपको वाहिनिका या वाहिका, ये दे सकता है आपको। तो ये है सरल गर्त। अब देखो दूसरा देखते हैं परिवेशित गर्त। परिवेशित गर्त में असल में क्या होता है, इस तरह के देखिए ये गर्त हैं, ध्यान से समझना। ये यहां पर बीच में कोई कोशिका थी और इसके बीच में यहां सुबेरिन आ गया, द्वितीयक भित्ति परत पर सुबेरिन आया है ये, और सुबेरिन के चारों तरफ जो कोशिका भित्ति लेयर थी, द्वितीयक भित्ति लेयर थी, इस तरह से दोनों तरफ से खुल गई है, फूल गई है। यानी देखना, एक छोटी सी स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको मैं। ये है कोशिका, 2 कोशिकाओं के बीच लेयर है, ये कोशिका भित्ति की लेयर है, और ये लेयर जा रही है, और लेयर यहाँ से ऐसे फूल जाए और ये यहाँ से ऐसे फूल जाए, तो ये फूली हुई है, और इसके अंदर से कोई भी पदार्थ आवागमन कर सकता है। जब ये बंद हो जाएंगे तो आवागमन भी बंद होगा पदार्थों का। ये कहलाते हैं टोरस, ये टोरस कहलाते हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर है, काट है, काट देखा है हमने, कटे हुए भाग ऐसे अनुदैर्घ्य काट काटा है इसका, तो ये काट के द्वारा ये दिख रहे हैं। ये कोशिका जो द्वितीय भित्ति लेयर है वो है परतें, यहाँ सुबेरिन का जमाव हो गया है इन पर, और ये बंद हो सकते हैं, खुल सकते हैं, इन्हें कहते हैं टोरस, ये टोरस कहलाते हैं। तो इस तरह से ये जो गर्त बनेंगे ये होंगे परिवेशित गर्त होंगे। और ये परिवेशित गर्त ध्यान रखना वाहिनिकाओं में होते हैं, ये परिवेशित गर्त वाहिनिकाओं में ही होंगे। तो इस तरह से सरल गर्त और परिवेशित गर्त हो सकते हैं। अब परिवेशित गर्त में कई और भी डिजाइन होती हैं, आप जानते हो, ऐसी भी हो सकती हैं, सीढ़ी नुमा भी हो सकता है ये इस तरह से, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ये। तो ये गर्त की बात थी। अब एक चीज और ध्यान रखना, 2 कोशिकाएं होती हैं और 2 कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के अंदर जो गर्त हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, ये आर पार आमने सामने 2 कोशिकाओं के छेद आमने सामने आ जाते हैं गर्त। तो यहाँ से जीव द्रव्य आर पार जा सकता है, इनका जीव द्रव्य का स्थानांतरण हो सकता है। तो ये जो छेद हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, ये संरचना बनी है, 2 कोशिकाओं को आपस में कनेक्ट करने वाली संरचना बनी है, इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसे जीव द्रव्य तंतुक भी कहते हैं, जीव द्रव्य तंतुक प्लाज्मोडेस्मेटा इसे कहा जाता है। तो इतनी बात आप ध्यान रख पाएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं जमाव जो होता है इसका कोशिका भित्ति में किस किस का जमाव होता है। एक तो हो सकता है लिग्निन का जमाव, एक हो सकता है सुबेरिन का जमाव, पेक्टिन का जमाव, या फिर हो सकता है क्यूटीन का जमाव। लिग्निन का जमाव हो रहा है तो उसे लिग्निनीकरण कहते हैं, सुबेरिन का जमाव होता है सुबेरिनीकरण कहते हैं, पेक्टिन का जमाव होता है तो पेक्टिनीकरण कहते हैं, क्यूटीन का जमाव होता है तो क्यूटीनीकरण कहते हैं। देखो लिग्निन का जमाव ध्यान रखना दृढ़ोत्तक कोशिकाओं में होगा, दृढ़ोत्तक जो सेल होती हैं उनमें लिग्निन का जमाव होता है, और ये दृढ़ोत्तक कोशिकाएं होती हैं मृत,
यानी लिग्निन जहां जमा हो गया वो कोशिकाएं हो जाएंगी मृत। एक तरह से मृत कोशिकाओं में इनका जमाव, मृत जो भाग है कोशिका का उसमें ये जमती है। दृढ़ोदक कोशिकाओं में लिग्निन का जमाव होता है। सुबेरिन का जमाव कहाँ होता है? देखो, सुबेरिन का जमाव जो होता है कॉर्क कोशिकाओं में होता है। कॉर्क में इसका जमाव होता है और कॉर्क मृत होता है। सुबेरिन का जमाव होने के कारण कॉर्क में जल का आवागमन नहीं होता, जल नहीं आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना ये भी क्या हो गया? मृत होगा। सुबेरिन के जमाव के कारण ये कॉर्क भी मृत हो गया है। पैक्टिनीकरण, पैक्टीन का जमाव होता है स्थूल कोणोत्तक में। स्थूल कोणोत्तक में किसका जमाव होता है? पैक्टीन का। और इसीलिए ध्यान रखना स्थूल कोणोत्तकों को कहते हैं पैक्टिनीकृत उत्तक। पैक्टिनीकृत उत्तक भी कहते हैं। स्थूल कोणोत्तक असल में पौधों को लचक में दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये लचक में दृढ़ता यानी दृढ़ता, मजबूत भी होंगे और लचकदार भी होंगे। पेड़, कई बार आप छोटे पेड़ देखते हो हवा में लरजते हैं, इधर उधर झुकते हैं, लेकिन टूटते नहीं, मजबूत रहते हैं और लरजते भी हैं। यदि खड़े ही रह जाएंगे तो टूट जाएंगे वो तो फिर, लेकिन उन्हें झुकना भी पड़ता है। तो पैक्टिनीकृत उत्तक या स्थूल कोणोत्तक जो होते हैं वो लचक में दृढ़ता प्रदान करने का काम करते हैं। क्यूटिन का जमा, देखो क्यूटिन का जमा विशेष ध्यान रखना, पत्ती और तना पर, पत्तियों पर और तनों पर होता है इसका जमाव। सीधी सी बात है, पौधे के जो वायवीय भाग हैं उन पर इसका जमाव होता है। पौधे के वायवीय भागों पर जमाव होता है और ये जब जमा हो जाता है क्यूटिन का तो जल की हानि को रोकते हैं। जल की हानि को रोकते हैं ये क्यूटिन का जमाव। पत्ती और तने पर होगा और जल की हानि को रोक देंगे। कहां पर जमाव नहीं होता? प्रश्न पूछा जाता है। जड़ों पर नहीं होता है, जड़ पर नहीं होता है इसका जमाव, ये ध्यान रखना। तो जड़ों पर इसका जमाव नहीं होगा। इस प्रकार क्यूटिनीकरण होता है। तो ये बात थी कोशिका भित्ति की। तो अभी तक हमने कोशिका भित्ति की बात की, एक कोशिका झिल्ली की भी बात इसी में करेंगे। हालांकि वीडियो तो आपको बड़ा हो गया, लेकिन जो तय कर चुके हैं आप कि आपको कुछ करना है, कर गुजरना है, तो फिर कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर स्टेमिना हो ही जाना चाहिए इतना। तो हो गया वो स्टेमिना इतना। चलिए अब देखिए कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। कोशिका झिल्ली, ध्यान रखना कोशिका झिल्ली जंतु में भी होगी और पौधों में भी होगी, दोनों में होती है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली सभी में मिलती है, पौधे हो चाहे वो जंतु हो। कोशिका झिल्ली जो होती है असल में कोशिका भित्ति के नीचे की परत होती है। ये पौधों में तो यदि बात करें तो कोशिका भित्ति के नीचे की परत होगी, लेकिन जंतुओं की यदि बात करोगे ना तो जंतुओं में तो ये कोशिका झिल्ली कोशिका के ऊपर सबसे भारी परत है। सबसे बाहर की परत कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में अब हम देखिए इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है? कोशिका झिल्ली की संरचना की बात करेंगे तो इसके लिए 2-3 मत प्रदान किए गए हैं, मत दिए गए हैं, समझाया गया है। एक पहला मत ध्यान रखना, डेनियल व डोगसन, डेनियल व डोगसन द्वारा दिया गया था पहला मत, और ये मत था सैंडविचवाद। सैंडविचवाद था। सैंडविच का मतलब, सैंडविच होती है आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड ऊपर नीचे ब्रेड और नीचे उसके अंदर टमाटर प्याज पता नहीं क्या क्या लगा लेते हो तो सैंडविच बन जाती है ना। तो ऐसी ही कोशिका झिल्ली की बनावट बताई थी इन्होंने बताया कि ऐसे 2 प्रोटीन की परतें होती हैं, प्रोटीन की परतें होती हैं 2, और इन 2 प्रोटीन की परतों के बीच में 2 अणुओं की एक परत वसा की होती है, फास्फोलिपिड की होती है। इस तरह से होती है, देखिए कैसे होती है, इस तरह से ये एक परत होगी,
ये एक ही परत है जो कि वसा की है, ये है, इन्हें कहते हैं फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो इस तरह से ये परत होती है, जो होती है प्रोटीन की बाहर की तरफ और वसा की अंदर की तरफ। तो इन्होंने ये बताया कि इस तरह की एक परत होगी और ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करेगी, और ये वसा के जो अंदर वाले भाग होंगे ये तो होंगे जलरागी, हाइड्रोफिलिक या जलरागी या जल स्नेही भाग होंगे, और जो प्रोटीन की तरफ वाले भाग हैं इसके वसा के, वो होंगे जल विरागी, जल से नफरत करने वाले, हाइड्रोफोबिक भाग होंगे, जल विरागी भाग होंगे। तो ये एक तरह का सैंडविच हो गया। कोशिका झिल्ली ऐसी बनी होती है, इन्होंने कहा। दूसरे वैज्ञानिक आए थे रॉबर्टसन ने एकक या इकाई कला सिद्धांत दिया था। इतना ध्यान रखना, इकाई कला सिद्धांत दिया था। सिद्धांत तो यही बताया था, तो लेकिन इन्होंने कहा था एक ही परत होती है बस ऐसे कैसे सीधी, जिसमें बीच में वसा और ऊपर प्रोटीन होता है। इन्होंने ये कहा था, एकक कला सिद्धांत दिया था रॉबर्टसन। इतना ही ध्यान रख लें। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट मत दिया गया, जो प्रचलित वाद है, वो है सिंगर और निकोलसन का तरल मोजेक मॉडल। चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है। बहुत आसान है। तरल मोजेक मॉडल देने वाले व्यक्ति सिंगर और निकोलसन थे देने वाले व्यक्ति इसको। देखो कैसे होता है कोशिका झिल्ली का निर्माण, बिल्कुल सेम टू सेम डेनियल और डेवसन ने जो मत दिया था, अभी हम बात कर चुके हैं, वैसा ही कुछ इन्होंने बताया। इन्होंने भी ये कहा कि देखिए इस तरह से ये जो है वसा की परतें होंगी बीच में। ध्यान रखना, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वसा की परतें होंगी इसके बीच में वसा की परतें होंगी, और ऊपर आएंगी प्रोटीन की परतें। अभी आई नहीं, अब आएंगी इसके पास, देख लो कैसे आएंगी। अब ये जो परतें हैं जब इसके नजदीक आएंगी तो ये परतें, इतना हिस्सा जो है 70% हिस्सा तो इसके अंदर धस जाएगा, यानी बीच बीच में धस जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये। अब ये है और इसके बीच में प्रोटीन धसता चला जाएगा। ये परत प्रोटीन की है, ये परत, और लेकिन ये बीच बीच में प्रोटीन धस गया है इसमें, ये प्रोटीन अंदर धस गया। तो ये जो प्रोटीन धस गया है अंदर, ये प्रोटीन कहलाता है समाकल यानी समा गया है। समाकल प्रोटीन तो समाकल प्रोटीन है ये, यानी लिपिड्स की परतों के बीच में समा गया है ये प्रोटीन। और ध्यान रखना, ये समाकल जो प्रोटीन होता है, ये ही किसी भी कोशिका झिल्ली में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। पदार्थों के आवागमन को क्या करता है? नियंत्रित करता है ये। और अब देखिए सेम टू सेम बात है, वही फॉस्फोलिपिड्स हैं और प्रोटीन बाहर है, लेकिन प्रोटीन की परत इस तरह से नहीं है जैसे अभी डेविसन और डेनियल के बारे में हमने जाना था। सैंडविचवाद तो ऊपर नीचे रख दी प्रोटीन, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे रखा ही नहीं है, ये अंदर भी धसा हुआ है कुछ भाग। तो अंदर जब धस गया है तो ध्यान रखना, ये है समाकल प्रोटीन। ये लिपिड्स जो होते हैं ये होते हैं तरल अवस्था में, और ये प्रोटीन जो होता है ये सांचे के रूप में होता है, और सांचे को बोलते हैं मोजेक। इसलिए तरल मोजेक मॉडल हो गया। कैसा मॉडल हुआ? तरल मोजेक मॉडल। ये था कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल। चलो अब देखो कोशिका झिल्ली का काम देखो क्या है। कोशिका झिल्ली का काम, कार्य,
सुरक्षा तो करेगी, कोशिकांग जो अंदर है उनकी सुरक्षा करेगी। इसका महत्वपूर्ण काम चयनात्मक पारगम्य है। ये चयनात्मक पारगम्य यानी चुन चुन करके आने जाने देती है, जिसकी आवश्यकता होती है उसको आने देती है, जिसकी आवश्यकता होती है नहीं आने देती, जिसकी आवश्यकता अंदर कोशिका के अंदर उसे रखती है और बाकी को बाहर निकाल देती है, चुन चुन कर आने देने का काम करती है। तो चयनात्मक पारगम्य होती है कोशिका झिल्ली। देखिए अभी हम एक बात और करते हैं, कोशिका झिल्ली कई बार क्या होता है कि कोशिका झिल्ली बाहर के पदार्थों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, यानी उनको घेर करके और अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेने की क्षमता भी होती है, और जिसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, देखो एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली के आसपास कोई पदार्थ आ गए तो इन पदार्थों को अपने पास में घेर करके और अंदर अवशोषित कर लेगी, और अंदर अवशोषित कर लेना कहलाता है एंडोसाइटोसिस। अब देखना इसमें यदि कोई ठोस पदार्थों को अवशोषित किया है, यदि पदार्थ कैसा है, ठोस है, ठोस पदार्थ का अवशोषण कोशिका झिल्ली करती है तो इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। और ध्यान रखना यदि तरल पदार्थों को निगलती है, भक्षण करती है, भक्षण एक तरह का डायरेक्ट भक्षण करना कोशिका झिल्ली के द्वारा, तो डायरेक्ट भक्षण यदि तरल पदार्थ का करती है तो ये कहलाता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस कहलाता है। तो इस तरह से पदार्थों को एंडोसाइटोसिस होता है। और दूसरा, यदि पदार्थों को बाहर निकाल दे, पदार्थों को कोशिका झिल्ली बाहर निकालती है तो उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये इसका भक्षण करने का तरीका हो गया। एक चीज और देखना, अभी आप प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में जाना था, कोशिका भित्तियों के बीच जोड़ हो जाता है, कनेक्ट, वो प्लाज्मोडेस्माटा थे। यहाँ देखना कोशिका झिल्ली अपने दूसरी कोशिका से इस तरह से संपर्क साधती है। कोशिका झिल्लियों के जो संपर्क स्थल हैं वो होते हैं डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स और प्लाज्मोडेस्माटा में अंतर समझ लेना। कोशिका भित्तियों के बीच जो जोड़ आएंगे वो होंगे प्लाज्मोडेस्माटा, और ये जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्लियों के बीच में जो होंगे वो होंगे डेस्मोसोम्स। तो ये थी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की कहानी। तो अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, तो कोशिका कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है जिन्हें हम पार्ट्स में अध्ययन करेंगे। लेकिन आप ढंग से ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको कामयाब होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।